जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के एमसीक्यू करवाएंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर देना। चलो दोस्तों, इस साथ हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, विलियम वेंटिंग, लॉर्ड रिपन। चारों में से बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों का उत्तर आता है तो आप इनका उत्तर कमेंट सेक्शन में दे देना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप हमें उस क्वेश्चन को कमेंट कर देना, हम आपको उसका उत्तर प्रोवाइड करवा देंगे। चलो दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन आ गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। तो किसने दिया दिल्ली चलो का नारा? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें इन चारों में से कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को, शनि को, बुध को और शुक्र को। चारों में से राइट आंसर क्या होगा कि भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। शुक्र को। शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। इससे पहले मैंने पिछले सेशन में बताया था कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ध्यान में रखना, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट शुक्र को कहा जाता है। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आपको बताना अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना दोस्तों। सरोजिनी नायडू, रीमा दत्त, महादेवी वर्मा या कमला नेहरू। तो किसे जाना जाता है आधुनिक मीरा के नाम से? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, किसके शासनकाल में महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी? किसके शासनकाल में महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी? ये क्वेश्चन है हमारा। हुमायूं, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। चारों में से राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो किसके शासनकाल में की थी? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, तमिल, खरोष्टी और अज्ञात। तो चारों में से राइट आंसर क्या होगा? चारों में से राइट आंसर क्या होगा? सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना दोस्तों। तो कौन सा राइट आंसर होगा? चौथा बिल्कुल राइट आंसर होगा, अज्ञात। अभी तक पता नहीं चला कि सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है। चलो दोस्तों, ब्राह्मी लिपि सर्वाधिक शिलालेख ब्राह्मण लिपि में किसके शिलालेख मिलते हैं सर्वाधिक? अशोक के। अशोक के सर्वाधिक शिलालेख किस लिपि में मिलते हैं? ब्राह्मी लिपि में। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तब भारत का मुगल बादशाह कौन था? ये बताना है आपको। जहांगीर, औरंगजेब, अकबर और बहादुर शाह। चारों में से राइट आंसर क्या होगा? तो कौन था? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अकबर था। कौन था? अकबर था। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर भी देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के मध्य है? कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के मध्य है? दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु और कर्नाटक और महाराष्ट्र, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। चारों में से राइट आंसर क्या होगा?
तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के मध्य है? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य, तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक कौन है? बाणभट्ट, भवभूति, नारायण पंडित या विष्णु शर्मा? चारों में से राइट आंसर क्या होगा? हितोपदेश के लेखक कौन है? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, नारायण पंडित। नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक है दोस्तों, ध्यान में रखना। विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा किसके लेखक है? पंचतंत्र के। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना सिखों के किस गुरु ने की थी? खालसा पंथ की स्थापना सिखों के किस गुरु ने की थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव? तो बताओ चारों में से राइट आंसर क्या होगा? तो किसने की थी खालसा पंथ की स्थापना? तो खालसा पंथ किसने चलाया? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ चलाया दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे, ये भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य शामिल है? भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य शामिल है? 10, 11, 12 और 9? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? चारों में से राइट आंसर क्या है? कितने मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में? 11। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसमें 11 मूल कर्तव्य दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना दोस्तों, फिर उत्तर देना कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी? तो चारों में से राइट आंसर क्या होगा? भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक समाज की स्थापना की दोस्तों, ध्यान में रखना। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम जनगणना करने का प्रयास किया था, ये भी ध्यान रखना। सर्वप्रथम जनगणना करने का प्रयास किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत या गुप्त संवत? तो किस संवत पर आधारित है? तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा इन चारों में से? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, शक संवत पर। कौन से संवत पर? शक संवत पर। कब लागू हुआ शक संवत? 78 ईस्वी में। किसने लागू किया? कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। विक्रम संवत कब हुआ? 58 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व को लागू हुआ। चलो दोस्तों हिजरी संवत कब हुआ? 578 ईस्वी को। 578 ईस्वी को हिजरी संवत लागू हुआ। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य हुआ? बाबर और बहलोल लोधी, अकबर और हेमू, अफगान और मराठों के मध्य, बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य। चारों में से किन के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ? तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इसमें बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। कब हुआ? आपको सन पूछ ले तो कब हुआ? 1526 को। 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि भारत का एकमात्र स्थान जहां टिन का उत्पादन होता है। भारत का एकमात्र स्थान कौन सा है जहां पर टिन का उत्पादन होता है? जावर राजस्थान, रीवा मध्य प्रदेश, बस्तर छत्तीसगढ़, सलेम तमिलनाडु। तो चारों में से राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, बस्तर छत्तीसगढ़। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा,
यहाँ पर टिन का उत्पादन होता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। आपके लिए जावर पूछे तो जावर किसके लिए प्रसिद्ध है? जावर शीशे और जस्ते की खान है, शीशे और जस्ते की खान है, ये भी ध्यान में रखना आपको। शीशे और जस्ते की खान है जावर, राजस्थान में स्थित है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, बेकाल झील, कैस्पियन सागर या सांबर झील? तो राइट आंसर क्या होगा इन चारों में से? मैंने कहा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यहां पर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछी है, उसका उत्तर क्या होगा? तो कौन सी होगी? कैस्पियन सागर होगी दोस्तों। क्या होगी? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। आपको बताना है कि भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु? चारों में से राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो भरतनाट्यम निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तमिलनाडु से भरतनाट्यम है, तमिलनाडु का नृत्य है भरतनाट्यम दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना। केरल का नृत्य पूछ लिया आप, तो केरल का कौन सा है? कथकली। कथकली, कथकली केरल का नृत्य है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान का पूछे तो कथक, कथक पूछे तो राजस्थान का कथक होगा, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। आपको बताना नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी, केंद्रीकृत, मिश्रित, साम्यवाद परक? चारों में से राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो कैसी अर्थव्यवस्था है हमारे देश की? तो मिश्रित। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों, ध्यान में रखना कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। लाओस को, थाईलैंड को, नीदरलैंड को, आयरलैंड को? तो किसे कहा जाता है सफेद हाथियों का देश? तो थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है दोस्तों, थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। लाओस को हजार हाथियों का देश कहा जाता है, हजार हाथियों का देश, ये भी ध्यान रखना, हजार हाथियों का देश किसे कहा जाता है? लाओस को। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। दोनों याद में रखना, लाओस को हजार हाथियों का देश कहा जाता है और थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में गेंडे कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? भारत में गेंडे कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? काजीरंगा, मानस, जिम कॉर्बेट, रणथंभौर? तो किस में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसमें काजीरंगा में पाए जाते हैं। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि रुपया किस देश की मुद्रा नहीं है? रुपया किस देश की मुद्रा नहीं है? पाकिस्तान की, इंडोनेशिया की, मॉरिशस की, अफगानिस्तान की? तो चारों में से राइट आंसर क्या होगा? तो किस देश की मुद्रा नहीं है? अफगानिस्तान की मुद्रा नहीं है रुपया। और इन तीनों देशों की करेंसी का क्या नाम है? रुपया। ये भी ध्यान रखना, इन तीनों देशों की करेंसी का क्या नाम है? रुपया। और भारत देश की करेंसी कौन सी है? रुपया। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगले क्वेश्चन कि अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? मूल कर्तव्यों से, पंचायती राज व्यवस्था से, संविधान निर्माण से, या इनमें से कोई नहीं? तो किससे है अशोक मेहता समिति का संबंध? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से अशोक मेहता समिति का संबंध है, ध्यान में रखना, पंचायती राज व्यवस्था से अशोक मेहता समिति का संबंध है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि खाने वाली चिप्स के पैकेटों में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? खाने वाली चिप्स के पैकेटों में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, आर्गन, लिथियम, नाइट्रोजन? तो कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो गया, इसमें
नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है दोस्तों, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि भारत निम्न में से किस वस्तु का सबसे ज्यादा उत्पादक और निर्यातक है। भारत निम्न में से किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अभ्रक का, टिन का, तांबे का या सोने का। तो कौन सा राइट आंसर होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा, अभ्रक का। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक व निर्यातक है भारत देश, ध्यान में रखना दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 21 जून, 5 मई, 22 अप्रैल, 3 जुलाई। तो चारों में से राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार, वसुंधरा राजे सिंधिया। तो कौन सा राइट आंसर होगा। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो कौन थी, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति थी दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि खो खो नामक खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। 11, 8, 9 और 16। तो बताओ कितने होते हैं। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। 9 खिलाड़ी खो खो खेल में होते हैं। क्रिकेट में कितने होते हैं, 11। क्रिकेट का पूछे तो कितने होते हैं, 11 होते हैं। क्रिकेट का कितने होते हैं, 11 होते हैं दोस्तों, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको पूछे अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज कहां पर लागू हुआ। भारत में सबसे पहले पंचायती राज कहां पर लागू हुआ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। चारों में से राइट आंसर क्या होगा। कहां पर सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ। तो राजस्थान, ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू हुआ। राजस्थान के कौन से जिले में, नागौर में। नागौर में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू हुआ, ध्यान में रखना। आपको राज्य का नाम न देकर जिले का नाम भी दे सकता है। तो कौन सा जिला है, नागौर में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित की जाती है। भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय आय समिति द्वारा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा, संसदीय समितियों द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर आंसर देना कि भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित की जाती है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित की जाती है दोस्तों, ध्यान में रखना। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको याद कर लेना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन आ गया कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। खो खो से, हॉकी से, क्रिकेट से या बास्केटबॉल से। तो किससे दोस्तों, तो किससे देवधर ट्रॉफी का संबंध, क्रिकेट से। क्रिकेट से देवधर ट्रॉफी का संबंध है दोस्तों, इस बात का ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना। चलो अगला क्वेश्चन आ गया कि भारतीय। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर थोड़ी बड़ा क्वेश्चन है, आपको पढ़ लेना है और उसका उत्तर देना है। मैं पढ़ के सुना देता हूं, आपको नहीं दिख रहा होगा तो। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। तो राइट आंसर क्या होगा, 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा इसमें। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वह वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, आपको बताने के लिए क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि मेहर नूशा किसका असली नाम था।
निसा किसका असली नाम था? मुमताज का, जहां आरा का, नूरजहां का, लाडली बेगम का। तो किसका नाम था? निसा किसका नाम था? नूरजहां का। ध्यान में रखना दोस्तों, नूरजहां का। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको ध्यान में रखना है नूरजहां का असली नाम क्या था? निसा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थापित है? प्रसिद्ध गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थापित है? नालंदा बिहार में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, खजुराहो मध्य प्रदेश में। तो चारों में से राइट आंसर क्या होगा? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि प्रसिद्ध गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ पर स्थापित है? तो कहाँ पर है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में प्रसिद्ध गोमतेश्वर मूर्ति स्थापित है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, श्रवणबेलगोला एक और चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो बताओ किसके लिए है? तो आपको बता दूं, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? श्रवणबेलगोला में, मैसूर श्रवणबेलगोला में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। इन चारों में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? निर्यातकर्ताओं का ऋण देना, भारत के सभी बैंकों को नियंत्रित करना, मुद्रा योजना बनाना, करेंसी नोट जारी करना। तो कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो चारों में से राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो कौन सा राइट आंसर होगा इनमें से? ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा कि मुद्रा योजना बनाना भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कार्य नहीं है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त या अच्छी मिट्टी कौन सी है? काली लावा मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी या कछारी मिट्टी? चारों में से राइट आंसर क्या होगा? कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें, काली लावा मिट्टी। काली लावा मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? जयपुर, हैदराबाद, भोपाल, इनमें से कोई नहीं। तो किसने भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से। दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा, हैदराबाद ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको पता नहीं गुप्त वंश के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? गुप्त वंश के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? हमारी 4 ऑप्शन है, करसापन, शतमान, दिनार और रुपयक। चारों में से राइट आंसर क्या होगा? तो चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है गुप्त काल के? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, रुपयक कहा जाता है दोस्तों, रुपयक कहा जाता है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण करवाया? ध्यान में रखना दोस्तों, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण करवाया? राजेंद्र प्रथम, विजयलाला, आदित्य और राज प्रथम। चारों में से राइट आंसर क्या होगा? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन को ध्यान पढ़ना, गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? राजेंद्र प्रथम ने। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण करवाया दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहां पर स्थित है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहां पर स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजस्थान में दिलवाड़ा की जैन मंदिर स्थित है। राजस्थान में कहां पर? माउंट आबू में। आपको स्थान पूछ सकते हैं कहां पर? तो माउंट आबू, माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित है दोस्तों। आपको पूछे तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो भीमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? भीमल शाह ने। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत किसने लिखा? राम प्रसाद बिस्मिल, साहिर लुधियानवी,
अशफाक उल्लाह खां, मोहम्मद इकबाल। तो चारों में से बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा? तो मोहम्मद शाह इकबाल। चारों में से चौथा राइट आंसर बिल्कुल राइट होगा, चौथा बिल्कुल राइट होगा कि मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखा दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं कि किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो किसे कहा जाता है चावल का कटोरा? तो आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। ध्यान में रखना, चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? पुर्तगाल, हंगरी, पोलैंड, स्पेन। चारों में से राइट आंसर क्या होगा कि सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सांडों की लड़ाई दोस्तों। ध्यान में रखना, ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि हिम गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? हिम गोल्ड कप किस देश से संबंधित है? क्रिकेट, मुक्केबाजी, सॉरी दोस्तों, हिम गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मुझसे भी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। आपको बताना है कि हिम गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, मुक्केबाजी, हॉकी और वॉलीबॉल। तो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है हिम गोल्ड कप। ध्यान में रखना, हिम गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। अब देवधर किससे संबंधित है? क्रिकेट से। पहले क्वेश्चन आ चुका हमारा, देवधर किससे संबंधित है? क्रिकेट से। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है दोस्तों। आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना।